तो एक साबिका ऑर्डिनेंस में 14A था, जिसको भी आप काला कानून कहते थे कि जी जब तक कुछ साबित ना हो जाए उस शख्स को मासूम करार दिया जाना चाहिए, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मगर नैब का अजीब कानून है कि ये मुजरिम गर्दानता है इंसान को जब तक कि वो अपने आप को मासूम ना साबित कर दे। उसको आपने बदला, मगर अब फिर बदल दिया है, फिर यही है कि जी उसको अज्यूम किया जाएगा। तो ये तो काला कानून वापस ले आए आप, 14A आ गया वापस। मैं उसकी वजह बताता हूँ। ये जो अमेंडमेंट थी ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे थ्रू अ प्राइवेट बिल जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई और कहा गया कि इसके पीछे एक ओपिनियन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की, जिसमें भी कहा गया कि हर कोई शख्स जो है वो इनोसेंट होता है अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। और मैं ख़ुद इसका बड़ा कायल था। जब हमने ये तरमीम कर दी तो उसके बाद सामना ये हुआ कि जो केसेस नैब की अदालत से लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से वापस भिजवाए गए और वो केसेस गए, आपको पता है हमने लिमिट भी रख दी थी 50 करोड़ की, जो अभी भी है कि ये मेगा करप्शन स्कैंडल्स में सिर्फ नैब का इस्तेमाल हो, ये हर केस में नैब जो है वो हाथ ना डाले। तो वो केसेस जब नैब से निकल के एंटी करप्शन लॉज जो कि प्रोविंशियल एंटी करप्शन और FIA के एंटी करप्शन की कोर्ट्स में या उन एजेंसीज़ के पास गए, तो जो हमारा 1947 का कानून है एंटी करप्शन का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट्स और FIA को रेगुलेट करता है, उसमें भी ये प्रिजम्पशन एक्यूज्ड पे है कि एक्यूज्ड ने अपनी बेगुनाही साबित करनी है। उसकी वजह से फिर ये एनॉमली आ गई और इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया नैब ऑर्डिनेंस को, उसमें उनका स्टार आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर आप 50 करोड़ से ज़ायद की करप्शन में मुलव्वस हैं तो ऐसी सूरत में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो टोटल का टोटल प्रोसिक्यूशन पे है, आप पे नहीं है बिल्कुल ही। और अगर आप 50 करोड़ से कम मालियत के किसी स्कैम में हैं, किसी मुकदमे में मुलव्वस हैं और आपका मुकदमा FIA या एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ के पास ज़ेर तफ्तीश है या अदालतों में ज़ेर समात है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ये अजीब एनॉमली है और उस पर कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी आई। उस पर जो हमारे काउंसिल है वहाँ पे उन्होंने भी इस पर अपनी राय दी कि ये बात किसी हद तक जायज़ है, या तो आप 1947 वाला कानून भी चेंज करें और उससे मुतल्लिका जितने कवानीन हैं उनको भी रीवैम्प करें, अगर नहीं तो कम अज़ कम आप इसको बहाल करें, क्योंकि इसमें एक सेफ्टी वेल्व है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात हैं कि इनिशियल बर्डन जो है वो प्रोसिक्यूशन पे ही रहता है, लेकिन वंस प्रोसिक्यूशन बादी नज़र में एक केस आपके ख़िलाफ़ तैयार कर लेती है, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि मेरे जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो मेरे असासों की मालियत है वो 5 करोड़ है या 6 करोड़ है और मेरी जो सालाना आमदन है वो 50 से 60 लाख है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन दौरान इंक्वायरी जो मेरी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं जो टैक्स में डिक्लेयर्ड नहीं हैं और वो मिला के और मेरे स्पाउस की मिला के उनकी मालियत 25 करोड़ बन रही है। तो अब ऐसे सूरत में तफ्तीशी एजेंसी राइटली जस्टिफाइड होगी कि वो मुझसे पूछे कि भाई साहब ये 6 करोड़ से ऊपर वाले जो करोड़ है उनका आप हिसाब दे दें। इसमें भी एक मसला है ना, जिसकी वजह से आपने ये कानून बदला था, क्योंकि जो एसेट बियॉन्ड मींस का केस है वो तो नैब के लिए केस बियॉन्ड मींस का बन गया था कि जिसके ऊपर कुछ नहीं साबित हो रहा उसके ऊपर डाल दो। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जब हेरोइनी साबित हुई तो उन्हें गिरफ्तार करके नैब का केस बनाने की कोशिश की गई। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी कोई रिश्तेदार था उसके असासे भी डाल दिए। यही दूसरों के ऊपर काम किया कि जी आपके जो रिश्तेदार हैं उनके भी जो असासे हैं वो असल में आपके असासे हैं और अब बारे सबूत आपके ऊपर है, साबित करें कि आपके असासे नहीं है। तो नैब का तो ये कंडक्ट रहा है, उसमें आप फिर इस चीज़ को वापस लेके आ रहे हैं, फिर मुसीबत क्रिएट करें जो शायद कल फिर आपको सामना करना पड़ रहा होगा। शाहज़ेब साहब, मेरे ख्याल में कवानीन में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और मुल्क के तमाम कवानीन जो हैं, मेरे लिए बतौर वकील भी ये नॉर्मली जब मैंने इसे एग्ज़ामिन किया तो मेरे लिए ये बात तकलीफ़ दे थी कि अगर आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है करप्शन का या नाजायज़ असासों का या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी फॉर करप्ट रीज़न्स, करप्ट प्रैक्टिस के ज़रिए, और उसकी इल्ज़ाम की जो माली नौइयत है वो 50 करोड़ से ज़ायद है, तो बारे सबूत आप पे नहीं है। और अगर 50 करोड़ से कम है तो बारे सबूत आप पे है। तो ये उल्टा था। आम तौर पे तो होना चाहिए ना कि अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो बारे सबूत आप पे हो और अगर 50 करोड़ से कम है तो फिर बारे सबूत रियासत पे है। तो ये अदर वे राउंड था। ये चीज़ पिंच करती थी लीगल साइड पे। और जब हम उसे आर्टिकल 25 की रूह से देखते थे, आइन के आर्टिकल 25 की रूह से, और आइन आपको पता है कि सुप्रीम लॉ है, जो भी मुल्की कानून आइन से मुतसादिम हो
वो कानून जो है वो अच्छा कानून नहीं होता और उसे हम कहते हैं कि ये प्रोविजन अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब पैरिटी में देखते थे कि वो लोग जो एंटी करप्शन अथॉरिटी या FIA में जिनके मुकदमात ज़ेर समात हैं उन पे तो बारे सबूत नहीं है, उन पे तो बारे सबूत है और उनकी अमाउंट्स भी कम हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़। लेकिन जब 50 करोड़ से ऊपर जाती थी अमाउंट तो बारे सबूत नहीं था। इस अनोमली को ख़त्म किया, ये नेक नीति से किया गया है, इसमें कोई और दूसरी वजह नहीं। तारड़ साहब, अगर नेक नीति से है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, इमरान खान साहब स्पेसिफिक नहीं है, और जो दूसरे मामलात हैं हाईवेज और ये सारे के सारे मामला, तो एक और मामला था वो था वादा माफ गवाह का कि, और उसके नतीजे में ये ज़रूर डाल दिया गया था कि मगर वो फिर 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। अब इस बात को भी निकाल दिया गया है और ये डाल दिया गया है कि अगर उसे मुकम्मल पार्डन मिल जाती है तो उसे किसी भी ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जाएगा। पार्शियल पार्डन मिलती है तो फिर उसे पनिशमेंट अवॉर्ड की जा सकती है, पेनल्टी अवॉर्ड की जा सकती है। ये क्योंकि जो 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर ही अप्लाई होती है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो इस केस में इमरान खान साहब के काबीना के अरकान उन्हें चार्जशीट कर चुके हैं। मैं केस के मेरिट्स को नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ज़ाहिर एक बड़ा तगड़ा केस है उनके खिलाफ, मगर ये अमेंडमेंट को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये उनके स्पेसिफिक है या नहीं है, ये वाली भी जो अमेंडमेंट की गई है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, देखिए ये जो केस है ना, यकीन मानिए इस केस में किसी अप्रूवर की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कानून के तालिब इल्म के तौर पे इसे देखा, ये बादी नज़र में इसमें रिवॉर्ड्स भी हैं, इसमें जो बाकी चीज़ें भी हैं, जो इंग्रेडिएंट हैं ऑफेंस की। बाकी मामला तो देखें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जाने और अदालत जाने। जो कुछ पड़ा है अखबारात में या जो कुछ सामने आया है, बादी नज़र में इट्स प्राइमा फिशाई ये बहुत अच्छा केस है प्रोसिक्यूशन के लिए। अब रही बात नैब कवानीन का, जो शुरू से मकसद था वो था पब्लिक वेल्थ को रिट्रीव करने का, कि जो रकम सरकारी ख़जाने से ली गई है या चुराई गई है या जिसका गबन किया गया है उसकी रिट्रीवल हो जाए। और उस रिट्रीवल के लिए ये प्रोविज़न उसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई और ये काफ़ी हद तक एंटी करप्शन लॉज जो दूसरे हैं इन पैरिटी उनमें भी ये प्रोविज़न है, तकरीबन इसी शक्ल में मिलती जुलती। तो ये डाला तो इसलिए गया कि ये जो एक किस्म का ये बेट है, ये एक ल्योर करना है कि जी आप वादा माफ बनो और आप बिल्कुल साफ़ हो जाओगे, वो छोड़ दिया जाए, उसको रोका। लेकिन उसकी वजह से नैब वालों का ये कहना था कि कई केसेस ऐसे हैं जिनमें एविडेंस डेफिशिएंट होती है और इसीलिए 1898 का जो ज़ाब्ता फौजदारी है CRPC, उसमें भी अप्रूवर का कानून रखा गया। और इसी वजह से फिर जो सेक्शन 164 के तहत ये कहा गया कि आप मैजिस्ट्रेट के पास बयान देंगे और उसकी वो सारी शराइत रखी गई। तो ये भी उनके कहने पे इसलिए उसको डाला गया। उन्होंने कहा कि जी कई केसेस में हमें डिफ़िकल्टी आती है, मगर लोग देना चाहते हैं, लेकिन नैब ने कहा ओके उन्हें डिफ़िकल्टी आती है, आपने मान लिया और ये सब चीज़ें हो गई। मगर इसी कानून को जो अप्रूवर का है उन्होंने किस किस के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया। फवाद हसन फवाद से कहा नवाज शरीफ के खिलाफ गवाही दो छूट जाओगे, अहद चीमा से कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही दो छूट जाओगे, मिफ्ता इस्माइल से कहा शाहिद कार अब्बासी के खिलाफ गवाही दे दो छूट जाओगे। नैब ने कहाँ कोई कसर छोड़ी है इन कवानीन को मिसयूज़ करने में कि वो कह रहे हैं और आप मान रहे हैं और तरमीम कर रहे हैं। शाहजेब साहब, मैं एक बात करूँ, मैं तो ख़ुद इस सारे प्रोसेस में इन सारे लोगों का वकील भी रहा हूँ और मैंने ये मुश्किलात और तकालीफ देखी हैं और शायद इसी वजह से इस कानून में अमेंडमेंट्स करते हुए मेरे सामने वो सारे मुशाहिदात थे। लेकिन मैं एक और नतीजे पे भी पहुंचता हूं, कानून कभी गलत नहीं होते। कानून को इस्तेमाल करने वाले अगर उसका बेदरेग इस्तेमाल करेंगे, अगर उनके जहनों में और उनके दिलों में कानून के लिए कोई इज़्ज़त और तकरीम नहीं होगी, अगर वो रेकलेसली इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए बिनाइन से बिनाइन लॉ जो है वो ड्रैकोनियन लॉ बन जाएगा और एक ड्रैकोनियन लॉ जो है वो बिनाइन हो जाएगा। मेरे ख़्याल में हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेजिस्लेशन एक बड़ा टूल है और बड़ा की रोल प्ले करती है, लेकिन यकीन मानिए कि इन्हीं प्रोविजंस के साथ अगर आपके इदारे में ठीक लोग बैठे हैं, अगर आपकी अदालतों में ठीक लोग बैठे हैं जो कि वाकई तराजू के दोनों पलड़े बराबर रख के इंसाफ देते हैं, तो फिर कुछ नहीं होता। आपने देखा माजी में क्या हुआ, किस तरह से VVIP सलूक हुआ एक बहुत बड़े इल्ज़ाम कुनंदा पे जिस पे इल्ज़ाम था, लेकिन उन्हें जिस तरह से ट्रीट किया गया वो अनप्रेसिडेंटेड था। कभी किसी बशीर के लिए, अकबर के लिए, अनवर के लिए तो इस तरह अदालत नहीं बैठी और कभी इस तरह आइनी प्रोविजंस का इस्तेमाल नहीं हुआ और कभी इस तरह ग्रीट नहीं किया गया किसी अंडर रिमांड प्रिजनर को
तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि हमें कानून साजी एक बहुत अहम अंसर है।